आज हम सेक्शन 4 बीएसए को समझने वाले हैं। सेक्शन 4 उन फैक्ट्स के बारे में बात करता है जो खुद फैक्ट इशू नहीं होते लेकिन फिर भी रेलेवेंट हैं क्योंकि वो उस इंसिडेंट का हिस्सा है जिसके बारे में कोर्ट इंक्वायरी कर रही है। लॉ का अप्रोच ये है कि किसी भी इंसिडेंट को आइसोलेटेड एक्ट के रूप में नहीं देखना चाहिए बल्कि उसे इवेंट के एक कॉन्टिन्यू फ्लो के रूप में समझना चाहिए। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि फैक्ट इन इशू क्या होता है। फैक्ट इन इशू वो फैक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर केस का फाइनल डिसीजन डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर एलिगेशन ये है कि ए ने बी को गोली से मार दिया है तो फैक्ट इन इशू ये होगा कि क्या ए ने बी को गोली मारी है और क्या ए का इंटेंशन बी को मारने का था। ये बेसिक्स क्वेश्चन है जिन पर कोर्ट का जजमेंट डिपेंड करता है। लेकिन रियल लाइफ में कोई भी इंसिडेंट सिर्फ इतना ही नहीं होता। जब कोई ऑफेंस होता है तो उसके आसपास कई और फैक्ट्स भी नेचुरली होते हैं। लॉ ये मानता है कि अगर इन सराउंडिंग फैक्ट्स को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया जाए तो इंसिडेंट को समझना आर्टिफिशियल हो जाएगा। इसलिए सेक्शन 4 का कंसेप्ट डेवलप हुआ है। सेक्शन 4 का कोर आइडिया ये है कि कोई फैक्ट चाहे फैक्ट इन इशू है या नहीं, लेकिन अगर वो फैक्ट इन इशू के साथ इतना क्लोजली कनेक्टेड है कि वो सेम ट्रांजैक्शन का हिस्सा है तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 वो रेलेवेंट फैक्ट है। ट्रांजैक्शन मीन सिर्फ एक आइसोलेटेड एक्ट नहीं है बल्कि ट्रांजैक्शन को एक पूरे सीक्वेंस के रूप में देखा जाता है। यहाँ इवेंट्स एक दूसरे के बाद कॉन्टिन्यूटी में नेचुरली होते हैं। इस सीक्वेंस में मेन एक्ट होता है, उसका बैकग्राउंड होता है और उसका तुरंत रिजल्ट भी होता है। ये सब सारे इवेंट्स एक ही फ्लो का हिस्सा होते हैं और लॉजिकली कनेक्टेड भी होते हैं। तब लॉ उन्हें एक ही ट्रांजैक्शन का हिस्सा मानता है। सेक्शन 4 के कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इवेंट्स ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियस होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये इवेंट्स प्लान करके या सोच समझकर नहीं हुए होते बल्कि सिचुएशन के नेचुरल फ्लो में हुए होते हैं। यहाँ फैब्रिकेशन या झूठ बनाने का मौका नहीं होता। वहाँ लॉ ऐसे फैक्ट्स को ट्रस्टवर्दी मानता है। ये भी जरूरी नहीं है कि सेम ट्रांजैक्शन के सारे फैक्ट्स सेम टाइम या सेम प्लेस पर हुए हों। सेक्शन में क्लियरली लिखा है कि फैक्ट्स डिफरेंट टाइम और डिफरेंट प्लेस पर भी हो सकते हैं, बस उनका कनेक्शन इंसिडेंट के साथ बना रहना चाहिए। अगर कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो जाती है तो ट्रांजैक्शन भी ब्रेक हो जाती है। सेक्शन का स्कोप ऑफेंस के नेचर पर भी डिपेंड करता है। मर्डर या थेफ्ट जैसे केसेस में ट्रांजैक्शन नॉर्मली नैरो होते हैं क्योंकि इंसिडेंट एक छोटे टाइम फ्रेम में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन क्रूरल्टी जैसे केसेस में ट्रांजैक्शन का स्कोप काफ़ी ब्रॉड हो सकता है क्योंकि क्रूरल्टी एक दिन में नहीं होती बल्कि महीनों या सालों तक चल सकती है और अलग अलग जगह पर भी हो सकती है। फिर भी अगर कॉन्टिन्यूटी और लॉजिकल कनेक्शन बना हुआ है तो लॉ उन सब एक्ट को सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट मानता है। इसी कॉन्सेप्ट से रेस जस्टे का आइडिया डेवलप होता है। रेस जस्टे का मतलब है इंसिडेंट के साथ साथ जो भी नेचुरली हुआ हो। ये इसका कोई अलग सेक्शन नहीं है बल्कि सेम ट्रांजैक्शन का एविडेंटरी एक्सप्रेशन है। इसमें वो बातें, रिएक्शंस और कंडक्ट आते हैं जो इंसिडेंट के टाइम या तुरंत बाद होते हैं और जो इंसिडेंट को समझने और एक्सप्लेन करने में हेल्प करते हैं। रेस जस्टे को समझने के लिए एक बात याद रखनी चाहिए कि रेस जस्टे में स्टेटमेंट पास्ट इवेंट की कहानी नहीं होती बल्कि वो स्टेटमेंट खुद इंसिडेंट का एक हिस्सा होती है। इसी प्रिंसिपल पर कोर्ट काम करती है। कोर्ट एक प्रैक्टिकल टेस्ट अप्लाई करती है। कोर्ट ये देखती है कि अगर किसी सराउंडिंग फैक्ट को हटा दिया जाए तो क्या इंसिडेंट को समझने में डिफिकल्टी होगी या इंसिडेंट इनकम्प्लीट हो जाएगा। अगर जवाब हाँ है तो वो फैक्ट सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट माना जाता है। तो आज की क्लास में हमें सिर्फ एक फाउंडेशन सेट की है। हमें ये समझना है कि एविडेंस लॉ इंसिडेंट को कैसे देखता है, सेम ट्रांजैक्शन का बेसिक आइडिया क्या है और इसी कंसेप्ट से रेस जस्टे का थॉट कैसे डेवलप होता है। लेकिन ये सब अभी इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन 4 को डिटेल में कवर करेंगे, उसकी लैंग्वेज, स्कोप और एग्जाम्पल के साथ, और फिर आगे जाकर हियरसे एविडेंस और उसके एक्सेप्शन को समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही।